हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन सेगमेंट में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल डिस्कस करने वाले हैं। प्रीलिम्स में इसका काफ़ी वेटेज होता है, 9 से 10 क्वेश्चन आसपास इसमें रहते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए। पहला क्वेश्चन है, द स्वदेशी एंड बाइकॉट वर स्वदेशी एंड बाइकॉट वर अडॉप्टेड एज मेथड्स ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम। ध्यान रखिएगा, यहां पे फर्स्ट टाइम पूछ रहा है, यानी स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वदेशी और बाइकॉट को एक तरीके के तौर पर पहली दफा कब अपनाया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फर्स्ट टाइम ऑप्शंस देखते हैं। एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये 1905-6 में हुआ था। होम रूल मूवमेंट, ये 1916 से स्टार्ट हुआ था। फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 ऑनवर्ड्स हुआ था। विजिट ऑफ साइमन कमीशन 1927। तो यहां पे जो स्वदेशी और बाइकॉट एज ए मेथड दोनों जगह इस्तेमाल हुआ है। पार्टीशन ऑफ बंगाल के वक्त भी उसका विरोध करने के लिए भी, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से लेकर 22 तक चलने वाले एनसीएम में भी इसका इस्तेमाल किया गया था। लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि पहली दफा कब इस्तेमाल किया गया था, इसलिए इसका आंसर होगा ए। ठीक है। सत्यशोधक समाज ऑर्गेनाइज्ड, महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अब देखिए किस वजह से इसको स्थापित किया गया था। अ मूवमेंट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन बिहार, गलत है। अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन गुजरात, ये भी गलत है। एन एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र, सत्यशोधक समाज जाति पाति प्रथा के विरोध में महाराष्ट्र में स्थापित हुई थी और उसके संस्थापक थे ज्योतिबा फूले। ये भी गलत है, इसका आंसर होगा सी। सो एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र, ये सोशियो इकोनॉमिक सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का पार्ट है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स प्रपोजल वर रिलेटेड टू, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये रिफॉर्म 1919 में आया था, जैसे कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं, या इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पे एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है और दूसरे दूसरे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हैं, उन दोनों के नाम पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म किया गया था। 1919 में ये सुधार हुआ था। सोशल रिफॉर्म नहीं था, एजुकेशनल रिफॉर्म भी नहीं था, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी रिफॉर्म नहीं था। ये क्या था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का प्रोसेस था जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत आया था, और इसे ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। इसकी जो सबसे खास बात ये थी कि डायरकी इन दी प्रोविंसेस में राज्यों के अंदर क्या है, द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी इसी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स प्रपोजल से। इसी तरीके का एक और गवर्नर जनरल और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के नाम पर 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट भी, जिसे पार्लियामेंटो रिफॉर्म कहते हैं, वो 1909 में आया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन सूरत इन 1907? 1907 में सूरत में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था, विघटन हुआ था, उसके मुख्य कारण कौन से हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनलिज्म इनटू इंडियन पॉलिटिक्स बाय लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो ने लाया था, ये बात गलत नहीं, बट ये इसका मुख्य कारण नहीं था। एक्सट्रीमिस्ट्स lack of faith in capacity of moderates to negotiate with the British
गवर्नमेंट। यानी 1905 से हम देखते हैं कि जैसे ही बंगाल पार्टीशन होता है वैसे ही जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप कांग्रेस के अंदर ये चाहता है कि लीडरशिप उनके हाथ में आ जाए और वो अपने तरीके से फ्रीडम मूवमेंट को लीड करें, जबकि मॉडरेट्स उनका जो मेथड था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, पिटीशन, इस तरीके का उनका था। तो इसी वजह से जो एक्सट्रीमिस्ट हैं जिसमें लाल बाल पाल और अरविंदो घोष जैसे लीडर आते हैं उनको मॉडरेट लीडरशिप में फेथ नहीं था, इसीलिए दोनों के बीच क्या है जो गैप है वो बढ़ते जाती है और फाइनली 1907 में फर्दर जो पार्टीशन मूवमेंट को पूरे ऑल इंडिया में स्प्रेड करने को लेकर क्या है डिस्प्यूट खड़ा हुआ और यहीं पे सूरत स्प्लिट हो जाता है। तो इसका मेन कारण क्या है, डी है। मुस्लिम लीग की स्थापना ये कोई सिग्निफिकेंट रीजन नहीं है इसके लिए। अरविंदो घोष इनेबिलिटी टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी गलत स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर है बी। The plan for Sir Stafford Cripps envisaged that after the World War, यानी 1942 में क्रिप्स मिशन इंडिया आया था। तो क्रिप्स मिशन ने अपने प्लान में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत के लिए किस प्रकार की व्यवस्था को देखा था, उसके बारे में सवाल है। इंडिया शुड बी ग्रांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, बिल्कुल नहीं था, अदरवाइज क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करने की जरूरत नहीं होती। इंडिया शुड बी पार्टीशन इनटू 2 बिफोर ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस, ये 3 जून को पार्टीशन प्लान 3 जून 1947 को डिसाइड हुआ था। इंडिया शुड बी मेड अ रिपब्लिक विद द कंडीशन दैट शी शैल ज्वाइन द कॉमनवेल्थ, ये भी गलत है। ये स्टेटमेंट सही है, इंडिया शुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस, और वो भी युद्ध की समाप्ति के बाद। इसीलिए गांधी जी ने इस ऑफर को कहा था पोस्ट डेटेड चेक। इसका आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is a very significant aspect of चंपारण सत्याग्रह? 1917 में महात्मा गांधी के लीडरशिप में ये पहला सत्याग्रह था जो कि बिहार के चंपारण से स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ पे सवाल ये है कि वेरी सिग्निफिकेंट, सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन से थे इसके चंपारण सत्याग्रह के? एक्टिव ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन ऑफ लॉयर्स, स्टूडेंट्स एंड वुमेन इन नेशनल मूवमेंट, एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है इसमें, वो भी ऑल इंडिया बेसिस पर। एक्टिव मूवमेंट ऑफ दलित एंड ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया इन द नेशनल मूवमेंट, ये भी करेक्ट नहीं है। अब 2 और स्टेटमेंट बचते हैं, इसको अच्छे से हमें एनालाइज करना है। ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट अनरेस्ट टू इंडिया नेशनल मूवमेंट, और है ड्रास्टिक इंक्रीज इन द कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स एंड कमर्शियल क्रॉप्स। यानी जो चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी, चंपारण सत्याग्रह असल में क्या था, एक प्लांटेशन यानी फोर्स्ड प्लांटेशन सिस्टम था जिसका नाम था 3 कठिया सिस्टम। 3 कठिया सिस्टम, जहां पे कि 3/20 यानी 1 बीघे में 3 कट्ठे के ऊपर उनको मैंडेटरी इंडिगो प्लांटेशन करना होता था, और ये किसानों के लिए फायदेमंद नहीं था। मोस्टली जो प्लांटर्स थे वो यूरोपियन थे, और इसी वजह से जो इंडियंस के ऊपर वो फोर्स करते थे। ऐसे में ही एक प्लांटर है एक जो किसान हैं राजकुमार शुक्ल, वो गांधी जी से मिलते हैं और उन्होंने इस सिस्टम के खिलाफ गांधी जी को लड़ने के लिए रिक्वेस्ट किया, और गांधी जी भी मान भी गए, और यहीं से चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत होती है। अब सवाल ये है कि इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो आपको देखकर ऐसा लग रहा होगा कि ड्रास्टिक इंक्रीज इन दी कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप एंड कॉमर्शियल क्रॉप्स, ये आंसर गलत है। ठीक है, ये 3 कठिया 3/20 ही था, लेकिन किसानों के हित में नहीं था, इसी वजह से इसको स्टार्ट किया गया था। जो सबसे खास या सबसे महत्वपूर्ण पहलू है
पीजेंट अनरेस्ट अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन रहे थे। ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट अनरेस्ट टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी किसान की जो समस्याएं थे अब वो राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ रही थी। यानी अगर हम देखेंगे तो धीरे धीरे पहले जो फ्रीडम मूवमेंट है वो मोस्टली क्या है, अर्बन सेंट्रिक है। धीरे धीरे अब क्या है, रूरल जो कॉजेज है, जो रूरल डिस्ट्रेस हैं, जो ग्रामीण परिवेश में किसानों के साथ समस्याएं हैं, वो भी अभी राष्ट्रवादी आंदोलन का हिस्सा बनने लगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू था इसका। Which of the following statement does not apply to the system of subsidiary alliance introduced by लॉर्ड वेलेस्ली? लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में अंग्रेजी शासन का विस्तार करने के लिए सब्सिडियरी अलायंस इंट्रोड्यूस किया था। लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल थे 1798 टू 1805 और इन्होंने ही ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था जिसके तहत इंडियन किंग्स को ब्रिटिश आर्मी को अपने टेरिटरी में रखना होता था ताकि वो उनकी सुरक्षा कर सके। कहने के लिए तो ये सुरक्षा या डिफेंसिव अलायंस था, लेकिन वास्तव में अंग्रेज इसका इस्तेमाल भारतीय शासकों की सॉवरेनिटी या उनकी जो संप्रभुता है वो छीनने में करते हैं। तो इसका हमें ये बताना है कि डज नॉट अप्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा अप्लाई नहीं होता है। टू मेंटेन ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर्स एक्सपेंस, ये ट्रू है। टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियनिक डेंजर, देखते हैं इसको। टू सिक्योर अ फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी, ये भी करेक्ट है। टू एस्टैब्लिश ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर इंडियन स्टेट्स, भारतीय राज्यों के ऊपर अंग्रेजी संप्रभुता को स्थापित करना, ये भी इसका लक्ष्य है। अब ये आपको लगेगा कि अच्छा नेपोलियन का भी तो राइज यूरोप में इसी समय हो रहा है, लेकिन यूरोपियन के राइज से यूरोप में जरूर खतरा है, इंडिया में किसी प्रकार का खतरा नहीं है। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो हमें ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई, तो ये आंसर हमारा बी होगा। ठीक है। इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी वॉज, भारत में अंग्रेजी शासन का इनमें से कौन सा आर्थिक प्रभाव था? यानी अंग्रेजों ने भारत में जब शासन स्थापित किया तो उसके कई सारे आर्थिक दुष्परिणाम निकले, ठीक है, नेगेटिव कंसिक्वेंसेस थे। तो उसमें कौन सा था, इसमें ये हमें ढूंढना है। इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट, इंडियन हैंडीक्राफ्ट, इनफैक्ट ये इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो गया था, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडियंस ओन्ड फैक्ट्री, सारे ब्रिटिशर्स थे, ये भी गलत है। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ये सही है। रैपिड इंक्रीज इन द अर्बन पॉपुलेशन, ऐसा नहीं हुआ है, अभी भारत में अर्बनाइजेशन लो ही है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ब्रिटिश शासन व्यवस्था के इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस को देखेंगे तो इसे बहुत से हिस्टोरियंस ने इस इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है मर्केंटलिज्म, लेकिन जो दूसरा फेज है जो कि 1813 से, जिसे लेसेस फेयर कहा गया या फ्री ट्रेड का टाइम कहा गया है, वो 1850 से 1860 तक इंडिया में चलेगा। इस दौर में जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उनको इंडिया में लाया गया। इससे जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट है वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इंडियंस का जो फैक्ट्रियाँ वगैरह बनती हैं वो ब्रिटिशर्स के होते हैं और इंडियंस एग्रीकल्चर अब खाने के बजाय बाजार के लिए उत्पादन करते हैं, इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू दी इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? यानी 1835 में मैकॉले का मिनट ऑनलाइन था जिससे कि इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में लागू किया गया। इसे ट्रिकल डाउन थियरी भी कहते हैं। अब ये बताना है कि इंग्लिश एजुकेशन के इंट्रोडक्शन के पीछे का बैकग्राउंड क्या था। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ये करेक्ट है। हुआ ये था कि 1813 के चार्टर से ही ब्रिटिश जो मिशनरीज थे इंडिया में, मिशन के लोग थे,
उनको भारत में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की इजाज़त दी गई और साथ ही उनको भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू करने का भी दिया गया कि अंग्रेजी शिक्षा का भी वो प्रचार प्रसार करते हैं। इतना ही नहीं, 1 लाख रुपए का एक डेडिकेटेड फंड भी अलोकेट किया गया, लेकिन आगे जाकर ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। जब ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि पैसे खर्च करना कैसे करने हैं, वैसे में 1823 में गवर्नर जनरल ने एक कमेटी बनाई, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, जिसके हेड मैकॉले थे। वहां पे भी निर्णय नहीं हुआ और फाइनली ये क्या है, ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी में कन्वर्ट हो गया, है ना। यानी ओरिएंटलिस्ट का मतलब जो भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति थी, वेद पुराण, उनको पढ़ाया जाए, जबकि एंग्लिसिस्ट उनका डिमांड ये था कि भारत में मॉडर्न एजुकेशन या साइंटिफिक एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। तो इस तरीके से ये तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, और इसका आंसर होगा डी 1, 2, 3। फाइनली आप देखेंगे कि 1835 में इंग्लिश को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। Which among the following events happened earliest? अब यहाँ पे क्या है, हमें थोड़े से इवेंट की जानकारी होनी चाहिए, कौन सी घटना कब घटी है। स्वामी दयानंद सरस्वती स्टैब्लिश आर्य समाज, ये 1875 में स्टैब्लिश किया गया था। दीन बंधु मित्र रोड नील दर्पण, ये पुरानी घटना है, 1858-59 में ये लिखा गया था। आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये लिखा गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1882, यस। सत्येंद्रनाथ टैगोर बिकम द फर्स्ट इंडियन टू सक्सीड इन द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ये 1863 में। तो इस क्रोनोलॉजी से ये स्पष्ट है कि इसका जो आंसर होगा वो दीन बंधु मित्र रोड नील दर्पण, ये घटना सबसे पहले है। आगे बढ़ते हैं। With reference to educational institutes during colonial rule in India, भारत में कुछ अंग्रेजी शासन के दौरान कुछ जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनके बारे में दिया गया है, इंस्टीट्यूशन का नाम है और उसके फाउंडर कौन है। संस्कृत कॉलेज विलियम एट बनारस, संस्कृत कॉलेज एट बनारस, इसको विलियम बाय मिस्टेक है, संस्कृत कॉलेज एट बनारस, ठीक है। ये विलियम जोन्स लिखा गया है, ये गलत है। संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने की थी, जोनाथन डंकन, DUNCAN। तो ये स्टेटमेंट गलत है। कलकत्ता मदरसा, ये सही है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसकी स्थापना कराई थी 1781 में, जिसका मेन पर्पस था कि जो मुस्लिम कोड्स है, मुस्लिम लॉज हैं, उसको समझना। कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में 1781 में हुआ था। फोर्ट विलियम अर्थर कॉलेज, अर्थर वेलेस्ली, ज्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, एक्चुअली ये गलत है। सबसे पहले फोर्ट विलियम कॉलेज या विलियम अर्थर कॉलेज की स्थापना लॉर्ड रिचार्ड कोले ने की थी। रिचार्ड कोले, COLLEY, रिचार्ड कोले ने इसकी स्थापना की थी ताकि जो इंडियन सिविल सर्विसेज में रिक्रूट हों उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाए, इससे पहले कि वो सेवा ज्वाइन करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा B2 ओनली, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सो दिस इज ऑल अबाउट वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच। 1854 में वुड्स डिस्पैच आया था, जिसे हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी कहते हैं। वुड्स डिस्पैच बहुत ही महत्वपूर्ण था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, उसके बारे में कौन सा कथन सही है, राइट। ग्रांट्स इन एड सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड, शिक्षा में एड देने की बात शुरुआत की गई थी, बिल्कुल सही है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज वॉज रिकमेंडेड, दिस इज ऑल्सो ट्रू।
English as a medium of instruction at all level of education was recommended. यानी अंग्रेजी को शिक्षा के किसी भी स्तर पर इंस्ट्रक्शन का माध्यम चुनने का भी रिकमेंडेशन दिया गया था। यही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो खास बात है वुड्स डिस्पैच की, उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को जो वर्नैकुलर्स हैं यानी जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उसमें प्रमोट करने की बात कही थी। अगर आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट ही पता हो जो कि ज़्यादातर बुक्स में लिखी गई हैं तो आपका आंसर निकल आएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि जो कि बहुत ही कॉमन नोन फैक्ट होते हैं। जो कॉमन नोन फैक्ट है वो ये है कि 1835 में जो 1835 में जो मैकॉले ने सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था ट्रिकल डाउन का, या सिर्फ अंग्रेजी को ही शिक्षा का इंस्ट्रक्शन का माध्यम बनाया गया था, उस कमी को दूर किया गया था 1854 के वुड्स डिस्पैच में, जहां पे कि प्राइमरी एजुकेशन में वर्नैकुलर को क्या है प्रमोट करना था। प्राइमरी एजुकेशन में वर्नैकुलर लैंग्वेज को यानी क्षेत्रीय भाषा को प्रमोट करना था, वर्नैकुलर को। ठीक है, तो ये सबसे प्रोमिनेंट स्टेटमेंट था। अगर आपको यही पता है तो आपको ये पता चल जाएगा कि स्टेटमेंट 3 क्या है, गलत है। अब जहां जहां स्टेटमेंट 3 है वो आपके लिए क्या है, आपका आंसर नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ एक स्टेटमेंट जो कि बहुत ही पॉपुलर है, इससे आपको आंसर पता चल जाएगा कि 1 and 2 इज दी ओनली ऑप्शंस, और इस तरीके से हमारा क्या है, ए है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। कल हम लोग फिर एक नए सेक्शन के साथ मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन में। तब तक आप वीडियो देखिए, रिवाइज करिए और हमारे जो वीडियो है उसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।